और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो शाम के 7 बजे तक, इस वीडियो के अपलोड होने से 7 बजे तक की आप अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में पूछो। मैं रात को 10 बजे उस पर एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको यूरोपीय संघ और तो और आसियान के बारे में बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा दी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको जाकर के देख लीजिए। ये क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, उसका पार्ट नंबर 3 है, जहां पर मैं आपको आज पढ़ाऊंगा चाइना से जुड़ी हुई सारी बातें कि चाइना जो है कैसे सत्ता के रूप में आ सकता है, या फिर हमने कैसे चाइना को एक सत्ता के रूप में जो है चुना हुआ है, वैकल्पिक रूप चुना हुआ है कि चाइना जो है कभी भी पूरे विश्व की सत्ता को अधिग्रहण कर सकता है या फिर वैकल्पिक एक केंद्र है। किस तरीके से है, उन सारी बातों को आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है विस्तार से जानेंगे कि चाइना हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम उसको देखें, उसके बारे में चर्चा करें, है ना। तो वो सारी बातें दोस्तों आज की जो भी होने वाली है चाइना से रिलेटेड, चाहे वो चाइना की विशेषताओं के ऊपर हो, चाहे वो चाइना की कार्य करने की प्रणाली के ऊपर हो, या फिर वो दोस्तों वो कैसे उभर करके हमारे सामने आ रहा है, उसके सामने क्या कमियां हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें जिससे चाइना जो है वैकल्पिक सत्ता के रूप में नहीं बन पा रहा है, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम पर वो बन जाएगा। सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे और आपको मैं एक गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो चाइना से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए अंत तक और मुझे कमेंट करके एक दो बातें जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका फीडबैक ले करके आगे की जो अपनी वीडियोस हैं उनको उसी अनुसार बनाता चला जाऊं। तो आशा करता हूं आप जो है मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे कमेंट का, और साथ में वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, नंबर लाना चाहते हैं अच्छे से पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे चाइना के वैकल्पिक केंद्र के रूप में। आप देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं मानता हूं डेफिनेटली होंगे यहाँ पर ऐसे बच्चे जो चाइना को मैप में नहीं ढूंढ पाएंगे। तो भाई देख लो, इस वाले मैप में जो ऑरेंज कलर का ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो भी पार्ट है दोस्तों ये चाइना है। ठीक है, हो सकता है ना जानने वाले हो, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। अगर आप नहीं जानते भाई तो कमेंट करके बताना कि आपको चाइना पहली बार पता चल रहा है कि वो मैप में कहाँ पर है। एक्चुअली में अगर आप चाइना दिखा दोगे मैप में तो उनको पता नहीं चलेगा कहाँ पर है। ऐसे ऐसे कुछ होते हैं महानुभाव। तो खैर दोस्तों, चाइना जो है आखिर इतना ज़्यादा विशेष क्यों है, हम लोग उसके बारे में बातें ही क्यों कर रहे हैं, हम उसको क्यों वैकल्पिक सत्ता के रूप में चुन रहे हैं, इस पर देखो अगर हम लोग बात करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ पॉइंट निकल करके आते हैं चाइना को लेकर के। जैसे कि चाइना ने जब से अपने आर्थिक सुधार करे हैं, कौन से आर्थिक सुधार करें वो तो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से आर्थिक सुधार किए। लेकिन जब से उन्होंने अपने आर्थिक सुधार किए दोस्तों, तब से चीन जो है, चाइना जो है, वो सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि करता जा रहा है। और तो और एशिया के विकास का ये इंजन भी बना हुआ है। एशिया में दोस्तों जितने भी देश हैं, चाहे वो भारत हो जाए या फिर कोई भी हो जाए, उन सबके ग्रो करने का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो रीज़न है दोस्तों वो चाइना हो जाता है। जैसा कि मैंने कल की आसियान वाली वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि क्यों ऐसे देश जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है उसको ग्रो करने में, उनको डेवलप करने में। तो ये कुछ है दोस्तों, यहाँ पर इसका पॉइंट है कि एशिया के विकास के इंजन के रूप में दोस्तों चाइना जो है कार्य कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों चाइना इसलिए भी खास है क्योंकि इनके पास में जनसंख्या बहुत बड़ी है, इनका जो भूभाग है दोस्तों, जमीनी मतलब क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है, इनके पास में संसाधनों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इनकी क्षेत्रीय अवस्थिति दोस्तों काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये देखो समुद्र से भी समुद्र तट से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनकी भौगोलिक स्थिति दोस्तों सभी प्रकार की, वहाँ पर लगभग हर एक प्रकार की खेती हो जाती है। बहुत सारी ऐसी खेतियाँ होती हैं दोस्तों जो हमारे देश में नहीं होती। बहुत कुछ अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में नहीं होती, चाइना में होती है, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे जीव हैं दोस्तों जो भारत में नहीं है, या फिर भारत जैसे कोई भी देश नहीं है, कोई भी देशों में नहीं है, बट उधर साइड पे चाइना में वो पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना के पास में हैं। इनकी क्षेत्रीय अवस्थिति के कारण उनके पास संसाधनों की जो मात्रा है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा है। इन इनका जो राजनीतिक प्रभाव है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। अब देखो, राजनीतिक प्रभाव इन सारी चीज़ों को मिला करके, जैसे कि इनके पास बड़ी जनसंख्या, ठीक है, बड़ा भूभाग, बड़े ज़्यादा मात्रा में संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति, तो इन सबको अगर हम कंबाइन करें तो चाइना की जो आर्थिक वृद्धि है दोस्तों, आर्थिक वृद्धि है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर तो पहले से है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इन सारी चीज़ों की, तो वो सब कुछ कंबाइन करके दोस्तों जो चाइना की पावर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए चाइना हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, ताकि हम चाइना को, जिससे हमें चाइना को नज़रअंदाज करने के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं बनते। अगर वैकल्पिक सत्ता के रूप में देखेंगे तो आने वाले कुछ सालों में दोस्तों, जैसे कि बात करें अगर 2040 तक में, तो चाइना जो है वो अमेरिका जैसी जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसको भी पछाड़ करके खुद को सामने रख सकता है ना। तो ऐसे ही चाइना में कुछ विशेषताएं हैं। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, एकाएक नहीं हुआ।
इन सारी चीज़ों के पीछे जो है दोस्तों काफ़ी लंबे समय का जो है इन्होंने एक अथक प्रयास किया, अपनी कुछ प्लानिंग की, कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाए, जो कि ट्रिक्स नहीं कह सकते, बेसिकली उन्होंने इकोनॉमिकल चीज़ों में अपने फेरबदल किए। क्या क्या किए आइए एक एक करके देखते हैं। देखो शुरुआती दौर जो था चाइना का, अगर हम लोग बात करें 1949 से पहले, तो वहाँ पर दोस्तों दूसरे औपनिवेश का कुछ लोगों ने अपना औपनिवेश वहाँ पर स्थापित कर रखा था। बेसिकली किस देश ने किया था चाइना पर अपना कब्जा, चाइना को गुलाम किसने किया था, मेरे को कमेंट करके जो है बताओ आप लोग, अगर आप लोगों को पता है तो। नहीं बताया तो फिर मैं डाउट क्लास में जो है आपको बताऊंगा वो। तो यहाँ पर दोस्तों 1949 से जो है चाइना में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। ठीक है, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इसकी भी एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, आप सबको पता होगा। अगर आपने चीन की क्रांति पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो इंडो चाइना जो क्रांति है दोस्तों, आप वो एक बार पढ़ करके देखें, देन आपको काफ़ी कुछ जो है पता चलेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ना पढ़ी हो, उनके चैप्टर में से कट कर दी गई हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी भाई तो कभी टाइम मिला तो इंडो चाइना क्रांति जो है वो जरूर पढ़ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा चाइना की क्रांति के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर 1949 में जब दोस्तों क्रांति हुई तो यहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी गई। इसके बाद में यहाँ पर जब साम्यवादी स्थापना हुई, साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू हुई, तो दोस्तों इन्होंने ना बहुत सारी चीजें बदल ली। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जितने भी पूंजीवादी देश थे दोस्तों, उनसे इन्होंने एकांतवास ले लिया, अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर लिया। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी देश से कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि पूंजीवादी मॉडल आपने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि सोवियत संघ का किस तरीके का मॉडल था। उनको दुनिया में किसी दूसरे देश से कोई मतलब ही नहीं था, वो हर एक चीज़ सुई से लेकर के हाथी तक सब कुछ अपने यहाँ पर बनाते थे। इन्होंने भी दोस्तों यही काम कर लिया कि पूरी दुनिया से रिश्ते खत्म कर लिए, और जो भी इनके पास में संसाधन थे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसी से ही काम चलाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी जो संसाधन हो या फिर कोई वस्तु हो, वो बाहर से दूसरे देश से लेकर के आने की इन्होंने जरूरत नहीं समझी और उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि इनको सोवियत संघ की, इन्होंने देखो सोवियत संघ वाली प्रणाली अपनाई थी, क्योंकि सोवियत संघ में भी साम्यवादी स्थापित था और इन्होंने भी चाइना में अपने यहाँ पर साम्यवादी ही स्थापित किया था अर्थव्यवस्था की। तो इन्होंने सोवियत संघ से जो है काफी हद तक की सलाह इनको मिली और साथ में इनको सहायता भी मिली, आर्थिक क्षेत्र में इनको खूब सहायता मिली, क्योंकि शुरुआत में इनके पास में किसी प्रकार की कोई आर्थिक स्थिति नहीं थी अच्छी खासी। इनके पास में पैसे वगैरह जैसे बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा विदेशी मुद्रा नहीं थी कि ये कुछ और खरीद सकते। सोवियत संघ ने इनकी मदद की कि भाई तुमने हमारा वाला मॉडल अपना लिया है तो हम तुम्हारी जो हेल्प है वो करते रहेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि जितने भी फैक्ट्रीज लगानी है, जितने भी उद्योग धंधे लगाने, वो सब कुछ दोस्तों हमें अपने ही बल पर चलाने हैं। तो इन्होंने यहाँ पर खेती से पूंजी उत्पादन कर करके, ठीक है, खेती से पूंजी को उत्पन्न करके सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योगों को खड़े करने पर चाइना ने बल दिया। यानी कि जो भी बड़े बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी या उद्योग लगेंगे दोस्तों, उसमें जो भी कच्चा माल प्रयोग में लिया जाएगा वो सब कुछ खेती से ही उपजाया जाएगा। हद से ज़्यादा जो है खेती की जाएगी, उसमें जो भी उत्पादन होगा उसका प्रयोग करके उद्योगों को चलाया जाएगा, और वो सारे उद्योग होंगे सरकारी, क्योंकि ये सब कुछ साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत में चल रहा था, है ना। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि तकनीकी तथा सामान के खरीद के लिए इनके पास विदेशी मुद्रा तो थी नहीं, इसीलिए इन्होंने हर एक चीज को, चाहे वो कुछ भी हो, सब कुछ चाइना में ही बनाना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई, और जो अभी तक में चाइना में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हुई। कितनी हद तक की शॉर्ट आउट हुई कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों, वो 5 से 6% सालाना दर से वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी नागरिकों को रोजगार दिया। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाओं का दोस्तों ऐसा प्लान बनाया कि सभी नागरिक उसका यूज कर सकें। तो यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि साम्यवादी व्यवस्था में चाइना के सभी नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिल रहा था। और तो और शिक्षा के मामले में इन्होंने सबको आगे रखा कि शिक्षा सबको दी जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में चाइना जो था वो पूरे विश्व में सभी देशों से दोस्तों आगे निकलता चला गया कि इनके यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं वो बहुत ज़्यादा आगे थी। परंतु ये सब कुछ ना हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि साम्यवादी मॉडल चाइना ने अपनाया, और इनके यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों वो भी तेजी से बढ़ने लग गई। शिक्षा जो थी वो सभी को मिल रही थी चाइना, और जो स्वास्थ्य था वो भी सबके स्वास्थ्य का लेवल बहुत हाई फाई था। और तो और यहाँ पर जो नागरिकों को रोजगार भी मिल रहे थे, बेरोजगारी भी नहीं थी बिल्कुल भी, और सामाजिक कल्याण जो योजनाएं थी दोस्तों उनका लाभ हर एक व्यक्ति को लगभग मिल रहा था। बट ये 3 जो फायदे आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ 3 फायदे ही हैं। ठीक है, यही विकास है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नुकसान अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा थे साम्यवादी मॉडल में। जैसे कि सबसे पहली जो बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों वो थी इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि इनके यहाँ पर दोस्तों हर साल 2 से 3% जनसंख्या जो थी वो बढ़ जा रही थी। अगर आप उनकी बड़ी से एक नंबर का 2 से 3% अगर आप बनाएंगे
फिर वो हर साल बढ़ती जाएगी और वो भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से बढ़ती है, यानी कि जितनी जनसंख्या पहले बढ़ी है उसका फिर से 2% बढ़ेगा या 3% बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो इनकी जनसंख्या थी दोस्तों, ये इनकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही थी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी यहाँ से कि इन्होंने जो खेती से पैदावार करने की कोशिश की थी, जो खेती से जो भी उत्पादन कर रहे थे, तो वो इन्हीं की फैक्ट्रियों के लिए, इन्हीं के उद्योग धंधों के लिए पूरा नहीं बढ़ पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने शुरुआत में प्लान किया कि हम एक फैक्ट्री लगाएंगे और हमारे पास में खेत भी हैं, उस फैक्ट्री में दोस्तों हमें जो है कपड़े बनाने, मान के चलते कपड़े की फैक्ट्री, तो हमने खेतों से जितनी रुई या कपास उपजाने की कोशिश की है वो उतनी फैक्ट्री के लिए पर्याप्त होगा, या फिर इतना होगा कि फैक्ट्री साल भर काम करती रहेगी, दिन मतलब अच्छे तरीके से काम करेगी, खाली कभी नहीं पड़ी रहेगी कि कब कपास उगे, कब हम लेकर के जाएं, फिर कपड़ा बनाएं और फिर फैक्ट्री को 10-15 दिन के लिए बंद रख दें, महीने भर के लिए बंद रख दें, क्योंकि कपास तो भी हुआ ही नहीं है दोबारा से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर हो रहा था कि फैक्ट्रियाँ काफ़ी समय के लिए बंद पड़ी रह रही थी और जो प्रोडक्शन था वो उतना ज़्यादा हो ही नहीं रहा था। तो ये सारी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम होने लग गई। इसके अलावा दोस्तों राज्य नियंत्रित आर्थिक संकट का सामना भी इनको करना पड़ा, जैसा कि सोवियत संघ के मॉडल में हुआ था कि मतलब सब कुछ राज्य से कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ सरकार से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर जो खाने पीने के संकट हो गए या फिर लोगों की इकोनॉमिकल जो पोजीशन थी वो दोस्तों, मतलब प्रति व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं, उनकी पोजीशन काफ़ी धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी, वो अपने आप को विकसित जैसा महसूस नहीं कर पा रहे थे और तो और इनको आर्थिक संकट से भी जो है काफ़ी हद तक की गुजरना पड़ रहा था। खैर, ये तो कुछ जनता की बात हो गई। अगर हम लोग देश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देश में भी विदेशी व्यापार तो था ही नहीं, क्योंकि कुछ भी ना बाहर से लेना है और ना ही तो बाहर भेजना है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई इनके सामने कि भाई अगर जो टेक्नोलॉजी है वो तो लाएंगे नहीं, क्योंकि हमें किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब हम ग्रो करें तो करें कैसे, क्योंकि जनसंख्या एक बड़ी बाधा बन रही है। ठीक, अर्थव्यवस्था 5-6% से तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है और तो और पैदावार हो नहीं पा रही है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे कमी तो होती चली जाएगी। तो इस हिसाब से प्रति व्यक्ति जो आय बढ़ रही थी दोस्तों वो भी काफी कम थी और जो जीवन प्रत्याशा होता है वो भी काफी कम हो गया। लोगों के जीवन का जो जीने का तरीका था दोस्तों वो भी काफी हद तक की निम्न होते चला जा रहा था। तो ये सब कुछ दोस्तों इनके यहाँ पर परेशानियां चल रही थी जब इन्होंने साम्यवादी मॉडल को, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपना लिया। फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों इन्होंने सोचा कि अब भाई कुछ चीजें सुधारनी चाहिए, चाइना में ऐसा तो काम चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों सबसे पहले 1970 के दशक में काफ़ी सारे चेंजेस किए। सबसे पहला चेंज किया इन्होंने दोस्तों 1972 में। इन्होंने क्या करा, जो एकांतवास था उसको खत्म कर दिया और सोचा अब भैया घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, हद हो गई, अब कब तक के हम घर में बंद रहेंगे, है ना। तो इन्होंने अपना एकांतवास खत्म करके दोस्तों अमेरिका से संबंध बनाए और राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो है अपना रिलेशन स्टार्ट किया, ताकि कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें हों वो मतलब आदान प्रदान की जा सके। पॉलिटिकल चीज़ें नहीं, बेसिकली सलाह मशवरा या फिर कोई प्रकार की शक्ति और कोई प्रकार का सहयोग लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आर्थिक रूप से जो दोस्तों मदद वगैरह ली जाती है, जैसे कि मुद्राओं की मदद, धनराशि की मदद, तो ये सब कुछ जो है इन्होंने लेना देना या संबंध बनाना शुरू कर दिए कि अब किस तरीके से अगर कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो ली जा सकेगी, है ना। तो चाइना ने ये 1972 में सबसे पहले अपना एकांतवास खत्म किया और अमेरिका से अपने संबंध सबसे पहले स्थापित किए। उसके बाद में दोस्तों 1973 में प्रधानमंत्री यहाँ के जो थे चाउ एन लाई, इन्होंने खेती, ठीक है, खेती यानी कि कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो परंपरागत तरीके चले आ रहे हैं, जैसे कि खेती करने का जो तरीका है, ठीक है, पानी पहले फसल बोया फिर पानी लगाया, तो अब यहाँ पर चीज़ों को समझना जरूरी था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जा सकती है, कैसे कम जगह में ज़्यादा अन्न उपजाया जा सकता है जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उद्योग, अब फैक्ट्रीज मरे हालत में चल रही हैं, ठीक है, हथौड़े से कूट रहे हैं, ये नहीं कि एक हाइड्रोलिक वाली मशीन ले तो बड़ा जल्दी से काम हो जाए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर नहीं थी। सेवा के रूप में अगर किसी को कहीं जाना है तो भाई साहब बैलगाड़ी लेकर के आ गए अगर वहाँ पर एक अच्छी खासी 4 व्हीलर या फिर एक ऐसी गाड़ी हो जिसमें दोस्तों काफ़ी सारे लोग बैठाया जा सके, तो वो सेवा काफ़ी तेज़ी से की जा सकती है, ज़्यादा मुद्रा कमाई जा सकती है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ का उदाहरण लिया है, यहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें होती है, तमाम मतलब शब्द अगर आप समझते हो तो बताना मुझे। खैर, मतलब तमाम का मतलब होता है बहुत सारी तरीके की चीज़ें थी। तो उन्होंने सेवा में भी सोचा कि भैया जो चीज़ें हैं अब उनको आधुनिक करना पड़ेगा और साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी को तो चेंज करना ही पड़ेगा। जो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज ले रहे हैं वो भी यहाँ पर इन्वेंशन करके नई चीज़ें यहाँ पर लानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से
चाओ एन लाई ने दोस्तों यहाँ पर जो 4 प्रस्ताव रखे उससे पूरी क्रांति आ गई। जो इन्होंने अमेरिका से संबंध बनाए थे, रिलेशन बनाए थे, उससे दोस्तों इनको काफी हद तक की मदद मिली, क्योंकि जब रिलेशन बना लिए तभी इनको पता चला कि हमें कृषि में, उद्योग में, सेवा में और विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो भाई साहब चाइना है वो तो बहुत आगे निकल गया, तो हमें भी आगे निकलना है। तो इन्होंने भी आगे निकलने के प्रयास किए और आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रख दिए। फिर आए 1978 में वहां के नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपिंग। इन्होंने दोस्तों एक और चीज चेंज कर दिया, बड़ा चेंज किया। इन्होंने क्या किया कि चीन में अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक सुधार थे और खुले द्वार की नीति थी, इसकी घोषणा कर दी। मतलब आर्थिक सुधारों की घोषणा की कि अब भैया जो भी कमियां हैं हमारे मॉडल में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर, उनको हम ठीक करेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे नहीं बढ़ रही, और बढ़ भी रही तो धीरे क्यों बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है अर्थव्यवस्था तो लोग कहीं डाउन जा रहे हैं, उनकी जिंदगी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है वो कम क्यों जा रही, ऊपर क्यों नहीं आ रही। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने काफी सारी चीजों पर सोच विचार किया, विचार विमर्श किया। ठीक है, लोगों से बातचीत करी जो अर्थशास्त्री थे। धीरे धीरे इनको समझ में आया कि जो खुले द्वार की नीति है दोस्तों वो अपनानी चाहिए। खुले द्वार का मतलब हमारे यहाँ का माल दूसरी जगह पर जाए, वहाँ का माल हमारे यहाँ पर आए। ठीक है, निवेश होना शुरू हो जाए एक दूसरे के देश में, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी हमें लगे तो हम उसको अपने देश में लेकर के आए। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने क्या सोचा कि विदेशी पूंजी जो है उसको अपने देश में लाना होगा ताकि हम कार्य कर सकें। जैसे कि हमने एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है, अब कोई विदेशी व्यक्ति है वो अगर हमारे यहाँ पर थोड़ा पैसा दे देगा तो हम वो फैक्ट्री खोल लेंगे, उसका भी परसेंटेज, हमारा भी परसेंटेज, और हम भी करो वो भी अपना खुश। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने विदेशी पूंजी की थोड़ी सी इच्छा रखी, प्रौद्योगिकी को थोड़ा सा बदलना चाहा, जिसके जरिए इन्होंने ये कोशिश की कि उच्च उत्पादकता की जाए, और सच में हुआ भी। जो इनको प्रौद्योगिकी से और कृषि से जो फसल उग रही थी, सिर्फ फसल ही नहीं, हर एक चीज मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो खेती की हो, खेती में जो क्रॉप्स होती हैं वो उसका प्रोडक्शन किया जा सके, या फिर कोई चीज़ बनाई जा रही हो, जैसे कि एक कंपनी में एक पेन बनाया जा रहा है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ बनाया जा रहा है, इन सबका जो प्रोडक्शन रेट है दोस्तों, इनका सबका जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए इन्होंने दोस्तों क्या किया कि खुले द्वार की नीति अपनाई और विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के जरिए जो है चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की, उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने की कोशिश की। इसके बाद में इन्होंने करा कैसे है, मतलब ये प्लान तो लाए कि खुले द्वार की नीति जो है वो अपनानी है, बट ये हुआ कैसे। इसके लिए इन्होंने 3 चरण अपनाए। पहला चरण था 1982 का, इन्होंने सारी की सारी खेती को निजीकरण कर दिया कि अब भाई सरकार की जो इच्छा है वो ये है कि सभी लोग अपनी अपनी खेती को अपने हिसाब से संभालें, कंपटीशन करें, कोई जितना उपजाएगा उतना पैसा पाएगा। ठीक है, हम सबको बांटते फिरे। तो कहने का मतलब साम्यवादी व्यवस्था से उठा करके उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक और चीज, शॉक थेरेपी उन्होंने नहीं अपनाया कि एकाएक से रातों रात जो है चीजों को बदल दो, गवर्नमेंट से उनको प्राइवेट कर दो। इन्होंने धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो है पहले खेती को चेंज किया, ठीक है, उसको गवर्नमेंट से निजीकरण कर दिया। उसके बाद में दोस्तों 98 में इन्होंने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यापारी अवरोधों को भी हटा दिया। मतलब कोई ऐसी विशेष परिस्थिति जहां पर अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कार्य हो रहा है जिसमें हमारे देश का प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा, जो कि पहले तक में लगा रहा था बहुत लंबे समय तक में। ठीक है, तो इससे इनको बहुत सारे प्रॉफिट हुए, काफी सारे प्रॉफिट हुए। आइए देखते हैं कौन कौन से इनको प्रॉफिट हुए। सबसे पहला तो प्रॉफिट इनको देखो जो भी है वो आप इतना समझ ही चुके होंगे कि इनके यहाँ पर अब क्या क्या प्रॉफिट हो गए होंगे। भाई हर एक चीज में तो बाजी मार लिए, सही समय पर दिमाग खोल लिए, इसीलिए आज इतने आगे पहुंच गए। तो पहला प्रॉफिट हुआ इनको, जो कृषि उत्पाद थे दोस्तों वो बहुत बढ़ गए। ग्रामीण आय थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब सब अपने हिसाब से काम चल रहा था। जो निजी बचत थी दोस्तों लोगों की वो बढ़ने लगी, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी खर्चे तो उतने ही हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों की जो बचत थी दोस्तों वो बढ़ने लग गई। उद्योग और कृषि दोस्तों जो थे वो दोनों ही अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी जो वृद्धि दर थी वो भी बढ़ गई। एक SEZ है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों के लिए एक दो काम मैं दे देता हूं, छोटे मोटे नहीं कर पाओगे तो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो SEZ के कानूनों के तहत में दोस्तों इन्होंने विदेश व्यापार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वृद्धि कर ली। ठीक है, SEZ का फुल फॉर्म क्या, कमेंट में बता देना मुझे। और चीन निवेश की दृष्टि से दोस्तों पूरी दुनिया के लिए आकर्षक जो है केंद्र बनने लग गया। मतलब हर एक देश या हर एक व्यक्ति जिसके पास में पैसा होता था वो सोचने लग गया कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, चाइना में इन्वेस्ट करना है। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, चाइना में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ग्रोथमेंट है वो दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ती जा रही है। तो इससे इनको भैया विदेशी मुद्रा जो थी वो दमादम इनके यहाँ पर आकर के भरने लग गई और विशाल भंडार लग गए। 2001 में दोस्तों ये विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया चाइना, और अब जो है ये दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को खोलने की
राह पर चल पड़ा, उनके लिए एक कदम बन करके चल पड़ा कि भाई अगर कोई देश अभी नहीं उठा हुआ है, वो अभी विकसित नहीं है, तो हम आएंगे, उसको पैसे देंगे थोड़े बहुत, हमारे पास जो धनराशि हमने इतना सारा मुद्रा इकट्ठा करके रखा हम दे देंगे, तुम भी ग्रो करो। तो ये दोस्तों इनका एक चाइना का जो था वो इनके हिसाब से सराहनीय कदम है। अब हम लोग जो है वो जानते हैं कि चाइना कुछ कूटनीतियां खेल रहा है क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो गया, तो हम लोग बेसिकली अभी यहाँ पर चाइना से जो है उतने खुश नहीं हैं प्रेजेंट टाइम पर। अगर हम लोग बात करें जैसे कि हमारे बीच में जो बॉर्डर को लेकर के रिलेशन है उसको लेकर के, ठीक है, और जो बाकी चाइना की कूटनीति तो पूरी दुनिया जानता ही है, उससे हम लोगों को कुछ मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसा कि हर एक वीडियो में बताया कि हर एक चीज़ के प्रोज होते हैं तो वहाँ पर कौन से भी होते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ों में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। चाइना में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि चाइना को अभी थोड़ा खोखला बनाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो उसका एक बैड पॉइंट है। सबसे पहला दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो ये कि वहाँ पर जो आर्थिक विकास हुआ वो बहुत हुआ, ठीक है, वो बहुत हुआ, लेकिन उसका लाभ सभी वर्गों को नहीं मिल पाया। जैसे कि आप भारत में देख सकते हो, भारत में बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन अगर आप गरीबों को देखोगे तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी हैं। सेम वैसे ही वहाँ पर भी है कि जो लाभ है वो सभी समाज के वर्गों को नहीं मिल पाया है, सभी सदस्यों को नहीं मिल पाया। जो गरीब है दोस्तों बहुत ज़्यादा गरीब है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने के कारण दोस्तों वहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जबकि पहले क्या था कि साम्यवादी मॉडल में कोई भी प्रकार का बेरोजगार व्यक्ति होता ही नहीं था, सभी प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलता था। और यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के रोजगार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है, संतोषजनक कहीं नहीं, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर काम मिलता ही नहीं है। और अगर हम लोग बात करें गांव और शहरों में, तो जो दोस्तों गांव में लोग रहते हैं, जो शहरों में लोग रहते हैं, उनके बीच में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच की जो आय है दोस्तों वो काफ़ी हद तक की जो है चेंजेस है। मतलब एक व्यक्ति जो गांव में कमा रहे हैं 700-800 रुपए और शहर में कमा रहा है 20-30 हज़ार रुपए, तो आप देख लो कितना ज़्यादा अंतर है ना। विकास की गतिविधियों में पर्यावरण को दोस्तों इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। मतलब विकास तो खूब किया है लेकिन पर्यावरण की जो है लंका लगा करके रख दी है, बहुत गंदा करके रखा हुआ है। ज़्यादातर जो पर्यावरण को गंदा करने वाले देश हैं दोस्तों वो एक अमेरिका है भाई साहब, और एक ये दूसरे चाइना है, क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत फैक्ट्रियाँ टाइप की अलग अलग टाइप की जो है लगा रखी हैं, सुई से लेके हाथी तक। सच में वो हाथी बना देते हैं, ठीक है। हम लोग तो समझते हैं कि जो सुई है वो बनेगी घर पे, हाथी पैदा करेगा प्रकृति, मतलब प्रकृति से पैदा होगा, लेकिन वो हाथी भी बनाने में लगे। बताओ क्या जरूरत थी यार कृत्रिम सूरज बनाने की, कृत्रिम सूरज बना के बैठे पड़े हैं। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन है दोस्तों, इनमें ना काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार का मतलब जैसे अपने देश में भी बहुत सारे भ्रष्ट नेता हैं, बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी हैं जो कि भ्रष्टाचार के लिए कार्य करते हैं। उनको पैसों से मतलब होता है, उनको मुद्राओं से मतलब होता है, ठीक है। कोई सही जो कार्य है उनका सही पद का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, तब इसको कहा जाता है भ्रष्टाचारी होना। और मुद्राओं का हेर फेर करना, ठीक है, काला धन छुपाना, बहुत सारे भ्रष्टाचार में काम आ जाते हैं, तो उनको भी छोड़ते हैं, वो टॉपिक ही अलग है, कभी और जो है एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो चाइना के कुछ दोस्तों मैंने नकारात्मक पहलू भी बता दिए। अब हम लोग देख लेते हैं चाइना और भारत के संबंध, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाने वाला है, तो आशा करता हूँ आप जो है इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो 1950 में मैं क्यों बता रहा हूँ चाइना और भारत के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अपने देश के गुलाम होने से पहले की और चाइना के गुलाम होने से पहले की, तो यहाँ पर दोस्तों जो राजा लोग रहा करते थे, अपने देश की बात करें या चाइना की बात करें, दोनों जगहों पर राजतंत्र चल रहा था। तो जो चाइना के जो राजा थे दोस्तों उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था, उनके पास में जो पावर थी दोस्तों वो उनके साम्राज्य से भी बाहर की ओर थी। तो मतलब देश अपना इतना बड़ा है, लेकिन जो बाहरी देश के लोग हैं दोस्तों वो थोड़ा बहुत नजराना वगैरह दे करके, थोड़ा बहुत पैसे मुद्रा वगैरह दे करके इन राजाओं से बोलते थे कि भैया हमको अपने देश के बगल में शांति से रहने देना। उदाहरण के लिए अगर आप ऐसे समझ लो कि भारत में एक राजा है और नेपाल का राजा आके हमको कुछ पैसे दे जाता है, मतलब यार कोई अगर नेपाल का हो तो नाराज मत होना, मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो नेपाल का राजा आकर के बहुत साल पहले कुछ मुद्राएं, कुछ पैसा, धनराशि दे जाता है, कहता है भाई शांति से रहने देना बस। तो ऐसा ही नेपाल जो है वो चाइना में भी दे सकता है, चाइना में शांति से रहने के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो चाइना था, जो नेपाल था, इनके जो राजतंत्र के जो शासक थे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा अपना नाम चला करके रह रहे थे, ठीक है। उनके पास में बहुत ज़्यादा प्रशासनिक पावरें थी, ताकत थी, लेकिन दोनों कभी भी आपस में टकराए नहीं, क्योंकि इनकी पावर अलग, उनकी पावर अलग, और दोनों ही जो है एशिया में सबसे ज़्यादा तेज, एशिया की अर्थव्यवस्था के रूप में वो सबसे ज़्यादा भविष्य में आगे बढ़ने वाले ऐसे देश थे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई जब अपना देश इधर गुलाम हो गया और चाइना उधर दोस्तों औपनिवेश बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जब ये दोनों इन चीज़ों से आज़ाद हुए, अपनी अपनी जगह पर आज़ाद हुए, जैसे भारत अपना इधर आज़ाद हुआ और चाइना उधर आज़ाद हुआ, आज़ाद का मतलब उनका औपनिवेश खत्म हो गया, तब जो है इनके
साथ में मिलने से लोगों ने सोचा कि भाई साहब अब जो है एशिया सबसे पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के पूरे विश्व के जो दो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं वो एक साथ हो गए, क्योंकि इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा लिया था, है ना। तो अब मिल करके काम करने लगे। लेकिन यहाँ पर मिलके काम करने की नीति तब कारगर हो पाती है जब दोनों ही देश एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि भारत और चाइना अपने अपने प्रशासन में दोस्तों इतना डूबे रहे पहले के टाइम पर कि उन्होंने एक दूसरे को कभी समझने की कोशिश नहीं की, और जब एक साथ आए तो एक दूसरे की बात के हिसाब से, एक दूसरे के तालमेल के हिसाब से चल नहीं पाए। तो 1950 में चाइना ने कर लिया तिब्बत पर अपना कब्जा, जिससे कि दोस्तों भारत के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हो गई। खैर इतनी बड़ी भी मुसीबत नहीं थी, क्योंकि तिब्बत अपने उतनी ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन मुद्दा बना दोस्तों भारत चीन का जो अक्साई वाला इलाका है, या फिर भारत चीन का जो दोस्तों बॉर्डर था, उस पर चाइना ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। ये एक बड़ा मुद्दा था। इसको लेकर के दोस्तों दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो भी थोड़े बहुत खराब हुए। खैर थोड़ा बहुत चलता रहा, लेकिन 1962 में जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में जो बातचीत थी वो भी बंद हो गई पूरी तरीके से। हुआ क्या था कि अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा पड़ता है, अभी भी आपने सुना होगा 2017 के आसपास में, कि जो डोकलाम का एरिया था उसको लेकर के चाइना लड़ने लग गया कि वो तो हमारा है। तो तभी भी वही वाला इलाका और उसके आसपास के थोड़े बहुत और इलाके जो थे उसको चाइना बोला कि हमारा है, और भारत बोल रहा है हमारा है। दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो इसी चीज़ को लेकर के बिगड़ गए। और दूसरा जो था वो अक्साई चीन का इलाका, ये पड़ता है लद्दाख में। तो उस इलाके को लेकर के भारत और चाइना के बीच में फिर से झड़प हुई, दोनों लड़ पड़े। नतीजन भारत हार गया, क्योंकि भारत तैयारी में नहीं था युद्ध के, और जो चाइना था वो पहले से तैयार बैठा हुआ था कि अब के बारे में कुछ बोल के दिखा, हम तुरंत ही लड़ेंगे। तो चाइना लड़ लिया, भारत शांति से बैठा हुआ था। उस समय पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इतना सोचा नहीं था, उनको ऐसा लग रहा था कि चाइना कभी युद्ध कर ही नहीं सकता है। देन युद्ध तो हुआ नहीं, मतलब देन युद्ध तो बहुत ज़्यादा हो गया और भारत हार गया खामा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो छवि थी वो भी बहुत ज़्यादा धूमिल हुई, आप आगे आने वाले चैप्टरों में अभी पढ़ोगे। तो खैर उससे जो हम दोनों के देश थे ना, मतलब भारत का और जो चाइना का जो देश था, मतलब भारत और चाइना जो देश है, इन दोनों के बीच में शांति स्थापित हो गई। शांति का मतलब कोई बातचीत नहीं, ना हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं, ना हमें कोई मतलब रखना है, अपना जो बॉर्डर है उधर ही रखो, हम अपना बॉर्डर इधर रखेंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब संवाद बंद हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। फिर उसके बाद में 1976-75 से इनके बीच में धीरे धीरे रिश्ते सुधरना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि 1972 से चाइना में जो क्रांति हुई थी ना, उन्होंने अपना मॉडल चेंज किया था, पूंजीवादी शुरू कर दिया था। तो अब उनको इकोनॉमिकल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना था, बिजनेस पे ध्यान देना था। इससे रिलेटेड उन्होंने दोस्तों भारत से थोड़े बहुत रिश्ते सुधारने की कोशिश की। भारत ने भी सोचा क्या फ़र्क पड़ता है यार, जो गया सो गया, अब रिश्ते सुधार लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 1981 से दोस्तों दोनों के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था उसको खत्म करने के लिए खूब सारी वार्तालाप की गई। ठीक है, उसकी खूब सारी लड़ियां लगा दी। हर बार जब देखो तब वार्तालाप हो रही, जब देखो तब वार्तालाप हो रही, खूब वार्ता की गई। फिर दिसंबर 1988 में जो राजीव गांधी थे दोस्तों, वो भी चाइना का दौरा किया और उन्होंने भी जो है विदेश व्यापार नीतियों से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें जो थी वो क्लियर की, काफ़ी समझौते की, जिससे दोनों देशों के बीच की जो दूरियां थी दोस्तों वो काफ़ी हद तक की घट गई। और इसके बाद में दोस्तों इन लोगों ने, जो भारत और चाइना जो देश है दोस्तों, इन दोनों ने चाहे तो अपनी संस्कृति को लेकर के कहें, या फिर अपने बिजनेस को लेकर के कहें, या फिर दोस्तों हमारे जो तालमेल था इनको बढ़ाने के लिए कहें, इन्होंने 4 पोस्टें खोलने का समझौता कर लिया कि भारत और चाइना के बीच में 4 पोस्ट खोली जाएंगी। मतलब लोग आवागमन कर सकेंगे, आने जाने वाले। बेसिकली उनके लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत पूरी पड़ेगी, जो कि होती है, जैसे कि वीजा वगैरह बनाना, पासवर्ड वगैरह की जरूरत होगी। उसके बाद में अगर हम लोग दोस्तों बात करें 1999 की, तो इनका जो बिजनेस था 1999 से हर वर्ष लगातार 30% आसपास में, 30% के आसपास में वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ता चला जा रहा है। आज भी वो बिजनेस बढ़ रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो ऐसे समझो कि 1992 से दोस्तों जो भारत और चाइना है, इन दोनों के बीच में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। द्विपक्षीय मतलब इधर से भी उधर गया और उधर से भी इधर आया। लेकिन यही राशि दोस्तों अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 2021 में ये बढ़ करके 33 करोड़ से 1250 करोड़ का हो गया। मतलब 125 बिलियन डॉलर का बन चुका था ये बिजनेस। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि 1250 करोड़ डॉलर है दोस्तों। यहाँ पर डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 125 बिलियन डॉलर के आसपास में होता है तकरीबन। शायद मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बताना, हो सकता है गलती हो, मेरी मैथ में जो है बिलियन मिलियन में काफ़ी बार गलती हो जाती है। तो ये ओवरऑल भारत और चाइना के रिश्ते थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा फोटो भी है जिसको आपको समझाना है मुझे, वो है एक ये वाला,
जो कि ये कौन से नेता हैं, इसके बारे में आप खुद ही से रिसर्च करके मुझे बताइए। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा काम छोड़ रहा हूँ, या छोटे मोटे काम छोड़ देता हूँ आपके लिए। एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, वो है दोस्तों ये चाइना की साइकिल। चाइना की साइकिल में 2 पहिए क्यों लगे हुए हैं? इस पहिए में क्वेश्चन मार्क जैसी ये कौन सी अर्थव्यवस्था दिखाई गई है, और यहाँ पर ये डॉलर जैसी कौन सी अर्थव्यवस्था दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि चाइना में जो भैया है, दोहरेपन को इंगित करने के लिए क्या किया गया है, क्या ये दोहरापन है? तो इसको जरा आप ध्यान से देखें, सोचें और मुझे बताएं कि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया। हिंट मैं दे रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये जो लाल वाला पहिया दोस्तों, ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था का दिखाया गया है, और ये वाला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दिखाया गया है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरी देख चुके होंगे, अब तक की जो है देख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देखें तो कमेंट करके बताना कि मैंने वीडियो पूरी देख ली है। और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो शाम के 7 बजे तक, इस वीडियो के अपलोड होने से 7 बजे तक की आप अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में पूछो। मैं रात को 10 बजे उस पर एक वीडियो और लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन राइट।